हरिओम। तो हमारी ये इतने दिन की यात्रा पूरी हुई। आज हमारा एक सब्जेक्ट रहेगा इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी। ये सब तरह के जो योगा हमने पढ़े हैं, इन सबको कंबाइंड लेकर के हमें काम में लेना है। और हमें आज ये समझना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। एक छोटे से फिजिकल लेवल पे लेते हैं, एक स्थूल शरीर के स्तर पे ले लेते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, पड़ते हैं तो फिर हम ठीक क्यों नहीं होते, है ना। पूरा इस विज्ञान है हमारे पास में, शास्त्र है, सब कुछ है, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी क्यों होती है, हम ठीक क्यों नहीं होते। और स्वर योग हमें क्या देता है। स्वर योग तो आप जैसे अब डे बाय डे समझते जाओगे ना, तो आपको हर चीज के अंदर स्वर योग का महत्व समझ में आएगा, हर चीज के अंदर। 2 दिन पहले मैं गाड़ी में जा रहा था, तो वो जो ड्राइवर था ना, तो वो ड्राइवर लोग, और देखे ट्रक वालों को ना, आप देखते हैं ना, बहुत भड़कीले सॉन्ग लगाते हैं, धमाधम धमाधम। अपने को कहना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि बाबूजी ये जरूरी है, ताकि क्या उनको झपकी नहीं आए, उनका सूर्य जगता है। आप समझे बात को, इसलिए वो भड़कीले गाने लगाते हैं। आपने मजदूरों को काम करते हुए देखा है ना, बहुत भारी कोई टास्क आ जाती है तो जोर लगा के होई सा एक नारा लगाते हैं पहले, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य जगा दिया। हमने अभी तक यही तो पढ़ा ना, जब शांति के कार्य करने पड़ते हैं, मन के कार्य करने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है, कोई नेगोशिएशन करना पड़ता है ना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वहां चंद्र की जरूरत है। जहां हमें भूख भी कम लगे, प्यास भी कम लगे, तो बाबा जी क्या करते हैं, ये दंड लगा लेते हैं राइट साइड के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट चलेगा, मन भटकेगा ही नहीं, मन भटकेगा ही नहीं। लेकिन आपको कोई कार्य करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, खेल कूद करनी है, जूडो कराटे, कोई वजन उठाना है, कोई ताकत का काम करना है ना। जैसे मजदूर को सामान उठाना है ना? हम भी सब करते हैं ना, चले बजरंग बली की जय करते हैं कि नहीं। तो उससे क्या होता है, सबका सूर्य जग जाता है। ये स्वर योग ये है, उसको पूरा डीपली जानना पड़ेगा, है ना। तो मालूम पड़ेगा हर जगह पे दो ही तो शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो आज के हम विषय में आते हैं कि हम पहले बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना। बीमार पड़ गए तो फिर हम ठीक क्यों नहीं होते। तो बीमारियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बड़े आराम से चीजों को इजीली समझना है। आज का जो होगा टॉपिक बिल्कुल रिलैक्स होके करेंगे, ठीक है ना, बड़े आनंद के साथ में। तो एक तो कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरी थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बीमारियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए। कोई कैंसर पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, आप उनसे बात करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाइए, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन कोरोना पेशेंट, कोरोना पेशेंट से आपको दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, छूत की बीमारी है। टचेबिलिटी तो क्या, दूर से भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। और जितनी आप बाकी बीमारियों को आप जानते हैं, डायबिटीज, इंसोम्निया, नींद, अब कोई नींद्रा किसी को नहीं आती, रोग तो है ना, किसी को कब्ज रोग तो है ना, लेकिन आप उनके दोस्ती करिए, रहिए साथ में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल है, गैर संचारी, हिंदी में कह सकते हैं गैर संचारी, जो टचेबिलिटी से नहीं है। और ये कोरोना, ट्यूबरक्लोसिस, कफ, जुकाम, खांसी, खांसी जुकाम, ये ना, ये सब चीजें क्या है, कम्युनिकेट करती। पोलियो, तो हुआ क्या, कोरोना से पहले ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, ये ऑलमोस्ट 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 विलुप्त हो गई थी, 5-10% रही थी। ज्यादा क्या था, जिसको आप बीमारी जानते हैं, बीपी, हार्ट, शुगर, वो जो 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 नाम जानते हैं, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। कोरोना आकर के थोड़ा समीकरण को लड़खड़ा दिया। चलिए, अब हम, हमारा जोर किसके ऊपर रहेगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मेनली वही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी तीन पार्ट है।
एक तो है लाइफ स्टाइल डिजीज, दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो एल्बा एडिशन 120 साल पहले आए, उन्होंने ये बल्ब वगैरह दिया और ये दूधिया बल्ब जलने लगे लगे जलने, तो दिन और रात का भेद खत्म हो गया। अब बच्चे के पास में, सबके पास गैजेट्स, ब्लू लाइट्स वगैरह हो गई, रात रात भर जग रहे हैं, दिन दिन भर सो रहे हैं। उनका पूरा प्रकृति से वो कट गए। जो 11 बजे का समय होता है वात का, जब, और उस समय जीएच जो बॉडी में बनना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन, उस समय वो जग रहे हैं। आगे जाकर के लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन, गाल ब्लेडर का डिटॉक्सिफिकेशन होना है, नई सेल का निर्माण होना है, उस समय वो जग रहे हैं। तो वो कार्य तो हो ही नहीं पाएगा सुचारू रूप से। तो हम कैसे स्वस्थ होंगे? पहले तो क्या था, भूख लगी खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, खाना खा, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद पानी। अरे पानी तो क्या, अभी श्वास भी नहीं ले रहा, ऐसे लगा हुआ है स्क्रीन के सामने या कोई प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे ये काम होने दो। कभी खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। तो अगेंस्ट, हम प्रकृति के पूरे अगेंस्ट में चल गए। बूट जूते सड़कें, पृथ्वी माता से हम डिस्कनेक्ट हो गए। कई पेशेंट आते, एक बार दिल्ली के एक प्रोफेसर मैडम आई थी, साइंटिस्ट, बहुत पहले, तो विटामिन डी की कमी थी। तो मेरे को इतना तो मैंने कहा आप है ना थोड़ा सा प्रकृति से जुड़े, सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य तो मैंने देखा ही नहीं, कितने महीने हो गए। मैं जब लिफ्ट से उतरती हूँ, कार में जाती हूँ, शीशे लगे हुए हैं, और सूर्य भगवान उगते नहीं, तब तो मैं रवाना हो जाती हूँ, अंधेरा धुंध रहती है। ऑफिस में, ऑफिस के अंदर वही लाइटों की चमाचम, फिर रात को घर से ऑफिस से वापस निकलती हूँ, सूर्य होता ही कैसा है, सूर्य देखा ही नहीं, है ना। प्रकृति के, तो हमने वायु तत्व से भी जुड़े नहीं, आकाश तत्व से भी जुड़े नहीं। तो सभी हमारे संबंधों में वगैरह में सब धीरे धीरे सब चीजों की कमी आने लग गई। ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है ना, ये सब तत्वों का इम्बेलेंस है, सभी तत्वों का इम्बेलेंस है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। और दूसरा आता है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। तो आज क्या करता हूं मैं, पहले आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। ये जो है ना पीरियड हमारा बड़ा रिलैक्सेशन का रहता है, तो बहुत ही आपको आराम से, हमारे ये जो जैसलमेर बॉर्डर है हमारा, जहाँ मैं भी काफी टाइम मैंने भी नौकरी की है, ठीक है ना। तो ये जैसलमेर है, जैसलमेर से ये इसका जो पाकिस्तान बॉर्डर है, पूरा पाकिस्तान बॉर्डर, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, पूरा डेजर्ट है, रेत के टिब्बे हैं किलोमीटर्स तक, ठीक है ना। तो इसकी एक चौकी है तन्नोट, ये माता जी का मंदिर है तन्नोट। और एक है लौंगे वाला, एक शायद यहाँ पे किशनगढ़, इस तरह से लौंगे वाला, इस तरह आसपास में 3 4 चौकियां हैं हमारी, ठीक है। ये भी जैसलमेर से मेरे ख्याल से करीब 42 किलोमीटर से, 42 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है। ये है हमारा, आगे ये जैसलमेर, राजस्थान का नक्शा है, ये जैसलमेर पूरा इस कलर के अंदर, और ये पाकिस्तान, ठीक है। 65 की वार की आपको बात बताता हूँ। 65 वार तक पाकिस्तान हमसे काफी अच्छी कंडीशन में था, अमेरिका का वो साथी था। और अमेरिका तो कैसा देश है आप जानते हो। तो अमेरिका ने पैटेंट टैंक्स बनाए थे। तो उन अमेरिका का तो ऐसा था कि इस टैंक को कोई भेद नहीं सकता, ये जब टैंक चलेंगे तो विजय चलेगी उनके साथ में। तो पाकिस्तान को तो दे दिए थे, इंडिया परचेज नहीं कर पाया था। हमारे यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा थे, बहुत बड़े एटॉम के वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट थे वो। पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया था, आपने सुना होगा। पूरे के पूरे साइंटिस्ट खत्म हो गए थे। कैसे खत्म हुए आप सब समझते हो, ठीक है ना। तो गरीब देश थे, कमजोर देश थे। ये इस तरह का जैसलमेर बोर्ड है, रेत के दूर दूर तक टिबे 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 रेत के। तो उन टिब्बों के बीच में ये तन्नोट चौकी में माता जी का मंदिर था। तो जैसे ये जो बॉर्डर एरिया है, मैं तो पूरे एरिया में घुमा हुआ हूँ सब जगह पे।
तो ये जो माता जी का मंदिर है बिल्कुल 20 बाई 10 का कोई पुराना रहा होगा, कहीं से मेरे को पिक मिल गया। ये जो यहाँ के पत्थर होते थे ना, इस बोल्डर के, वो व्हाइट रंग के पत्थर होते हैं, वो ऐसे कि आप उनको घिसो ना तो घिस जाए, इस तरह के पत्थर। जैसलमेर प्रॉपर का पत्थर तो पीले रंग का है, गोल्डन कलर का, वो बहुत हार्ड होता है। लेकिन ये मंदिर ऐसे कच्चे से बने हुए, और पानी इस एरिया में होता नहीं था, तो जैसलमेर का खुद का किला भी बिना पानी के ऑलमोस्ट बना हुआ है, पत्थरों में। एक पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच में ऐसे मेटेलिक टैप्स लगी, वो लगी हुई है इस तरह से। तो 65 का वार था हुआ। जैसलमेर पाकिस्तान बड़ी अच्छी कंडीशन में था, उनको मालूम था इस बॉर्डर के ऊपर कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, इस तन्नोट बॉर्डर पे वगैरह पे इस पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। बीएसएफ थी, है ना, दो दो चार चार सिपाही होते थे। आप सही माने कि जैसलमेर तक रेल कनेक्टिविटी भी नहीं थी। जैसलमेर से करीब आप समझिए मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर पे पोखरण होगा। पोखरण तक ट्रेन आती थी, फलोदी पोखरण, जोधपुर फलोदी पोखरण, ऐसे ट्रेन आती थी। यहाँ ये रेलवे लाइन भी नहीं थी, कोई आर्मी का हेडक्वार्टर नहीं था, कुछ भी अरेंजमेंट था नहीं। ठीक है। पाकिस्तान के पास में पूरा इनपुट था कि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तुम क्या करो कि तुम ये सड़क पकड़ लो, बस जैसलमेर से दिल्ली तक तुम आराम से जाओ। पाकिस्तान ने डिक्लेयर भी कर दिया था कि हम ब्रेकफास्ट जैसलमेर में लेंगे और डिनर हम दिल्ली में लेंगे। ठीक है। बोट्स लेके आए थे, डेजर्ट के अंदर वो बोट्स लेके आए थे, जहां जहां पानी की जरूरत पड़ेगी तो वहां करो, पूरा अरेंजमेंट था। पूरे बॉर्डर को उन्होंने घेर लिया था। जब घेर लिया था तो माता जी के मंदिर में, यहाँ 4 सिपाही थे, तो उनके पास में कुछ ऑर्डिनरी बंदूक वगैरह थी। वो माता जी के मंदिर में गया, बड़ा इष्ट था, बड़ा भक्ति थी उसके कि माँ जाना तो है। और बड़ी बुद्धिमानी से उसने क्या किया, ये जो रेत के टिब्बे हैं, उन टिब्बों के बीच में मंदिर आया हुआ था। ये टिब्बे दिखते हैं ना, ये पहाड़ जैसे टिब्बे होते हैं रेत के, उसके बीच में जैसे ये खड्डा है यहाँ पे, ये खड्डा है, इसमें जैसे वो मंदिर दूर दूर तक टिब्बे थे। ठीक है। वो माता जी के मंदिर में गया, माँ से प्रार्थना की, आपको करना है। और चारों तरफ, इन टिब्बों के चारों तरफ, 1 2 3 4, चारों तरफ आदमी लगा दिए, 4 ही आदमी थे चारों तरफ, क्या। और इन्होंने शाम पड़ते ही फायर शुरू कर दिया चारों दिशाओं के अंदर। अब आप देखिए, जो भी जिसकी आस्था है, जिसकी भावना है, जो भी है, पाकिस्तान आर्मी कंफ्यूज हो गई। पाकिस्तान आर्मी कंफ्यूज हो गई कि अरे हमें तो इनपुट ये मिला था कि यहाँ पे कोई इनका अरेंजमेंट नहीं है ना, कोई अरेंजमेंट नहीं, और फायर कैसे हो रहा है। किस्मत देखिए, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप समझें, इधर भी पाकिस्तान आ चुका था, इधर भी पाकिस्तान था, इधर भी पाकिस्तान था। इन्होंने जैसे फायर किया तो पाकिस्तान आर्मी ने इधर फायर किया, इधर से भी पाकिस्तान आर्मी ने फायर किया, इधर भी पाकिस्तान आर्मी ने फायर किया। रात भर पाकिस्तान टू पाकिस्तान लड़ाई चलती रही, होल नाइट। और माता जी के मंदिर के आसपास उन्होंने 300 बॉम्ब्स गिराए, 300 करीब। मंदिर तो ऐसा था कि एक आधा बम भी वहां फट जाए तो मंदिर उड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादातर डिफ्यूज हो गए। वहां पे उस साइड में उनका जो ब्रिगेडियर था शाहबाज खां, तो उसने देखा कि हो क्या रहा है, मतलब हम 1 इंच नहीं बढ़ रहे हैं, बराबर जम के मुकाबला हो रहा है। हमारा इनपुट बिल्कुल सही था कि यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर हो कैसे रहा है, मतलब। और 4 बजे जोधपुर एयरफोर्स में को कहा, तो जोधपुर एयरफोर्स ने, क्योंकि आर्मी तो है ही नहीं लड़ने के लिए, तो जोधपुर एयरफोर्स ने आकर के एयर अटैक किया, और जितने यहाँ पे टैंक्स थे उन सबको फायर करके उनका कब्रिस्तान बना दिया, फिनिश। इंडियन एयरफोर्स हमेशा मजबूती में रही है। और कहते हैं, मुझे इतना पूरा आइडिया नहीं है, कि भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा ने नेहरू जी को कहा था कि अगर हम नहीं खरीद पाए तो हमें वो कुछ उनकी प्लेट्स वगैरह ले लीजिए, उनकी जो मेटेलिक प्लेट है टैंक की, उनके पार्ट्स ले लीजिए, ताकि हम उसका ऐसा कुछ डिजाइन बना दे, गोली बना दे, एटॉमिक वगैरह जैसी भी, ताकि हमारी गोली उसको पेनिट्रेट कर सके। तो उसकी वजह से वो टैंकों का पूरा कब्रिस्तान हो गया, पूरा का पूरा टैंक्स जो है। फिर क्या हुआ कि वो इंडिया, वहां एक तरह से विजय मिल गई। फिर बीएसएफ ने उस पूरे मंदिर को टेकअप किया, बीएसएफ ने मंदिर को टेकअप करके, और
भव्य मंदिर बनाया, पूरी वहां पे व्यवस्था कर दी। तो पहले मैं आज पहले माता जी का दर्शन कराता हूँ, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो मान सकता है, ठीक है ना। तन्नोट माता जी कहते हैं, है ना। तो तन्नोट माता जी के दर्शन कराते हैं, और आपको जैसलमेर की फिल्म दिखाते हैं। आवाज आए कम आए, आप थोड़ा सा एंजॉय करिए भक्ति भावना के साथ में, फिर अपन क्लास में आगे बढ़ते हैं। हरिओम। केसरिया बालम कहते हैं हमारे मेहमान को, केसरिया बालम। पधारो हमारे देश। ये जैसलमेर का किला है। हरिओम। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, इसका एक वजह है। रात भर पाकिस्तान की सेना आपस में लड़ती रही। हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कुछ भी खाते हैं, वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। तो फिर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं, और वो आता है उसमें, वो फायर का काम करता है एक तरह से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा हुआ ना, वो क्या ग्लूकोज है, ठीक है। और आप किक लगाते हैं, फायर करते हैं और ऑक्सीजन मिलती है, तो वो भाप बनता है, एनर्जी बनता है, और गाड़ी आपकी ठक 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 चलती रहती है। वही हमारी गाड़ी है। जब C6H12O6 ग्लूकोज केमिकल फार्मूला है, तो जब ये इंसुलिन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फायर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल देते हैं, पानी हम बाहर निकाल देते हैं, रह जाता है बॉडी में, और 36 एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। वो एटीपी है, ऊर्जा है, वो सारे शरीर को चलाती है, ये सिस्टम है। तो पूरे शरीर के अंदर, आप समझिए, पूरे शरीर के अंदर 4 अरब साल पहले या कितने भी साल पहले, हमारी सभी सेल्स के अंदर जो प्रोटीन डाल करके एक क्लॉक डाल दी है। हमारे अरबों सेल है, लेकिन हर सेल के अंदर उसका एक क्लॉक है। हर सेल का अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है। हर सेल एक दूसरे से प्रेम करती है, लव करती है, कम्युनिकेट करती है, जन्मती है, मरती है, पैदा करती है। जैसा हमारा संसार है, वैसे ही उन सेल्स का भी संसार है, ठीक है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि अभी कहा और 15 मिनट बाद में सुना गया, नहीं।
तुरंत सब चीज होती है। तो लीवर ने पेनक्रियाज को कहा, भाई पेनक्रियाज भाई इंसुलिन छोड़ो, छोड़ दिया। 10-15 मिनट बाद में फिर लीवर ने कहा, भाई पेनक्रियाज भाई इंसुलिन छोड़िए। वो बोले छोड़ तो दिया था, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा। वो कहता फिर भी नहीं मिला। हुआ क्या, पेनक्रियाज ने तो इंसुलिन छोड़ा था, ब्लड स्ट्रीम में जब वो आया तो हमारी सेल ने ही उसको अपना एनिमी मान लिया और उसको रोक दिया, जाने नहीं दिया कि एनिमी है। ऑटो इम्यून, जब हमारी सेल ही अपनी सेल की दुश्मन बन जाए, दैट इज योर ऑटो इम्यून डिजीज। पगला गई सेल, एक तरह से विवेक खो जाता है जिसका ना। अब उसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए ये एपिथेलियल सेल है, ये बॉडी की, मान लीजिए ये 21 दिन के अंदर बनती है और हमें हो गया हाइपर, तो ये 15 दिन या 18 दिन में बनी। हर सेल पूरा एक टाइम टेबल फिक्स है, पूरा क्लॉक है अंदर। उसने कहा ये कोई एनिमी है, वो उसको किल कर देगा। वो इसको किल करेगा तो आपका व्हाइट स्पॉट बन जाएंगे, लिकोडर्मा विटिलिगोगा, ये बन जाएंगे, स्किन डिजीज होगी। अब उसका क्या इलाज करोगे आप? हमने अपने आप को इनडिसिप्लिन कर दिया, सर्केडियन साइकिल से हम जुड़े हुए नहीं हैं, प्रकृति की हम मानते नहीं हैं, हम अहंकारी अलग से हो गए। ये जो जमाने का ये मॉडर्न पैसे का जो खेल चला है ना, मतलब मेरे बचपन में तो दिन भर कोई काम कर लेता था तो उसको कुछ मिलता नहीं था पैसे वैसे, कपड़े मिल गए, किसी को रोटी मिल गई, ऐसा ही लेन देन था मतलब। आजकल जो केस का ट्रांजेक्शन है, खटखट कितने रुपए वाले तो बात कर इस तरह से। तो क्या था, साधन थे ही नहीं। साधन नहीं थे तो हम लोग क्या थे, बड़े डरे हुए रहते थे। हर एक कोई राम राम करते थे, देखो वो सामने वाला ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। घर में शादी होगी बहन की, बेटी की, तो बिस्तर कहाँ से लाएगा, 2 बिस्तर वहां से ले आएंगे। इनके पास में पानी का एक टैंक है, पानी यहाँ से ले आएंगे। आप मानोगे नहीं, लाइफ इतनी डिफिकल्ट थी, आप तो सुनोगे तो हंसी आ जाएगी। हर चीज राशन में, सीमेंट राशन में, साबुन राशन के अंदर, शक्कर तो राशन में ही मिलती थी, गेहूं राशन के अंदर, एक लाल सी जवार मिलती थी जो पशु खाते हैं, वो भी राशन के अंदर, सभी कुछ। घर में अगर शादी हो गई ना, होनी है ना, तो सबके पहले राशन कार्ड इकट्ठे करके 1-2 पीपा भरते थे शक्कर की। फिर आता था कि हाँ अब बारात को हम मिठाई खिला तो सकते हैं, कहाँ से लाएंगे? बहुत बहुत ही डिफिकल्ट जिंदगी थी ये। जो ये कांग्रेस वाले कहते हैं ना हमने क्या किया, इनका इतिहास बड़ा बहुत ही बहुत ही दुख के दिन थे, बहुत ही कठिन दिन थे। आप सबने, कई लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा ना, कोई पानी की लाइन में खड़े हैं बिल जमा करने, कोई बिजली की लाइन में बिल जमा कराने खड़े, है ना, कोई गैस की लाइन में कुछ खड़े हैं घंटों तक, दिन दिन पर छुट्टी ले रहे हैं। कैसी जिंदगी थी, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट जिंदगी थी। तो हमारी जो सेल है, वो एक सेल ही एक दूसरे की। अब हुआ क्या कि हम आगे कंफर्ट जोन में, अब आगे हम कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में आएगी तो हम हो गए अहंकारी। अच्छी तरह समझना, हम अहंकारी हो गए तो हमारे बच्चे भी अहंकारी हो गए। बच्चे ने कहा, 11 साल का बच्चा है और मोटरसाइकिल लेके गया, दादा ने कह दिया कि तुम कैसे मोटरसाइकिल चलाते हो, डांट दिया। अरे दादा कौन होते हैं, दादा की ऐसी तैसी, तुम चला। तो जैसे हम है, हमारे बच्चे हो गए। पहले तो क्या था, गली का भी एक कोई दूर था, हरिजन भी होता, उसको चाचा मामा दादा कहते थे, सबसे रखना पड़। बहुत दूर एक के टेलीफोन होता था, अरे क्या पता कभी आ जाए, इनसे भी जयराम जी की। किसी के पास में कोई छोटा ठेला वेला है, उसके भी जयराम जी की। शादी ब्याह में जरूरत पड़ेगी, भाई लाएंगे कहाँ से, बर्तन ले लिए। आजकल तो टेंट हाउस, पैसा खूब है ना, बस घंटी कुछ नहीं, किसी को बात करने की जरूरत नहीं। किस लिए बात करें, सीधा टेंट हाउस को किया, उसको किया, उसको किया, सबके 10 नंबर है पास में, बस हम क्यों किसी से बात करें? तो हमारा जो ईगो का लेवल है ना, बहुत ऊंचा बढ़ गया। हमारे सोचने के तरीके अलग हो गए। आपको अजीब लगेगा ना, ये हमारी बीमारियों के कारण है। वर्मा जी, संडे के दिन है, मैं हमेशा सुनाता हूँ, आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच चल रहा, सब परिवार बैठे हुए हैं बड़े मजे से, है। तो
तो अब क्या हुआ, अचानक कोई बेल दबी, खिड़की खोली उन्होंने, खिड़की खोली तो क्या देखते हैं, शर्मा जी आ गए। अभी खिड़की खोलिए, अरे ये इडियट आदमी कुछ समझता ही नहीं है, बिना कहीं घंटी करी आ गया, बिना टाइम लिए आ गया, इसको कोई समझ भी नहीं है, कोई बुद्धि तो होनी चाहिए ना, हम अपने आराम से बैठे हैं और ये आ गया। अब आपका पास में लाडला लड़का जो आपसे अभी संस्कारित हो रहा है ना, वो सब देख रहा है, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ, दरवाजा तो गेट का खुला था, शर्मा जी तो आ गए, अरे आइए आइए शर्मा जी, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। तो आपका जो छोटा बच्चा सोचता है कि ये मेरे पापा जो पहले कह रहे थे वो सही था या अब कह रहे हो सही है। लाइकवाइज हमारी सेल्स भी वैसा ही सोचती है, ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, ये कोई इधर की बात नहीं है। तो हमारी सेल्स सोचती कि ये पहले कह रहा था सही है या अभी कह रहा हो सही है। तो ये सब इन चीजों से क्या हुआ कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम लड़खड़ा गया, पूरा सिस्टम ही लड़खड़ा गया। हमने सर्केडियन साइकिल फॉलो नहीं करते, हम अलग ढंग से चलने लग गए, अहंकारी हो गए। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ स्टाइल से, ऑटो इम्यून डिजीज से। फिर आता है साइकोसोमेटिक डिजीज। तीन बड़े कारण हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या है कि पीड़ा तकलीफ हुई हमारे मन के स्तर पर, और उसका जो फिजिकल रिफ्लेक्शन आता है बॉडी के ऊपर, मनोकायिक रोग कहते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तीन बड़े कारण हैं, ये तीन बड़े कारण हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको सुधारना पड़ेगा, जड़ों पे काम करना पड़ेगा, जड़ों पे काम करने का, अपनी जो संस्कृति है ना, मतलब उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो शरीर है ना हमारा, अरबों साल पहले था, वैसा का वैसा आज ही है। वो कहते पूंछ थी घिस गई, इसमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हजारों साल पहले थी, वैसी की वैसी आज ही है। ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले भी था, ऐसे कैसे था, आज भी है वैसा का वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं है। परमात्मा ने हमारी रक्षा के लिए ये सिस्टम बनाया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाया। तो पहले व्यक्ति क्या करता था, जंगल में रहता था, कोई मकान वकान तो थे नहीं। तो परमात्मा ने उसके शरीर में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाया, सूर्य नाड़ी बनाई, कि भाई तुम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, कमजोर है, बिल्ली कुत्ता आगे तो फाइट कर लो, और शेर आगे तो फ्लाइट कर लो, है ना। ये सिस्टम बनाया। और जैसे जरूरत हो तो सिंपैथेटिक को एक्टिवेशन कर लेना, और जब रिलैक्स हो जाए तो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेशन कर लेना। अब आप थोड़ा सा समझिए कि आप जंगल में हैं, हजारों साल पहले की बात है जैसे, और आपने शेर को देखा। शेर को देखते जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। ये आंख है ना, तो आंख की पुतलियां खोलने के लिए सिंपैथेटिक, आंखों को बंद करने के लिए पैरा, दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं कि आधे में सिंपैथेटिक, ऐसा नहीं, सभी काम होते रहते हैं। एक फास्ट फास्ट करेगा, फिर उसको रिलैक्स रिलैक्स करेगा, दोनों हाथ चलते हैं ना, वैसे चलते हैं, इस तरह से चलते हैं। तो जैसे ही खतरा देखा, एक सेकंड के लिए आंखें खुली एकदम। अब बॉडी में एक कमांड जाता है, क्या कमांड जाता है, जो नॉन इंपोर्टेंट वर्क है उसको बंद कर दो, भूख प्यास, स्टूल लेट्रिन पेशाब वगैरह सब जितनी एक्टिविटी बंद, इमरजेंसी क्रिएट कर दीजिए। इमरजेंसी क्रिएट करके हमारे लीवर ने ग्लूकोज फेंका बॉडी के अंदर अग्नि के लिए, एड्रीनल ने कोर्टिसोल फेंका, पॉइजन बनाए, जिसको आप डोपामिन वगैरह कहते हैं। जैसे रेसर वगैरह होते हैं ना, नशा करके दौड़ते हैं, उनका डोपामिन टेस्ट करता है, तो वो कार्टिसोल्स बने बॉडी के अंदर, है ना। हार्ट बीटिंग एकदम तेज हो गई, श्वास एकदम तेज हो गई फुल स्पीड से, और आप में इतनी एनर्जी आई कि आप जंप के साथ पेड़ पे कूद के चढ़ गए। आप शेर के मुंह में जाने वाले थे और आप एकदम पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़े और आप एकदम रिलैक्स हो गए, मैं कैसे चढ़ गया, मैं तो आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा। और वो खतरा टल गया, है ना। खतरा टला तो फिर शेर भाग गया और मैं एंजॉय करने लग गया तुरंत। उससे एक सेकंड पहले मेरी कंडीशन क्या थी, अगर कोई मेडिकली टेस्ट कर ले तो डॉक्टर कहेगा ये आदमी है
हो ही नहीं सकता। इतना फास्ट हार्ट बीटिंग, इतना बड़ा फेफड़ों की बीटिंग, इतना ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ, इतना बीपी का लेवल बढ़ा हुआ, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ, डब्ल्यूबीसी पूरा इसका चेंज हुआ हुआ इसका, तो ये आदमी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या हुआ, तुरंत 1 सेकंड के बाद में हमने क्या कर दिया, अपने पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, अब हम खुशी मनाने लगे, एंजॉय करने लगे, एंजॉय करने लगे। एंजॉय करते चंद्र जगेगा और सारा शरीर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बिल्कुल शांत। तो वो दुर्घटना टल गई। पर अब क्या हो गया, अब हम चार दीवारी में आ गए। अच्छी तरह समझना इस चीज को, हम चार दीवारी में आ गए। अब हमारे यहां तो कोई टाइगर है ही नहीं। हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, ये हमारे टाइगर है। अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर से तो जयराम जी के अंदर एक बदमाश आदमी, बदमाश इसने नहीं रखना, ठीक है जयराम जी, ठीक है। ऑफिस में गए, बॉस सबोर्डिनेट, सबोर्डिनेट ऑफ, अगर आपकी नहीं बनती है, उस बॉस का फोटो देखते ही आपके अंदर कॉर्टिसोल्स बनने लग गए, आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो गया। वाइफ हस्बैंड के बनती नहीं है, ना तो आप फाइट कर सकते ना आप फ्लाइट कर सकते, वहीं पे अपने सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर रहे, सिंपैथेटिक को एक्टिवेशन, कुड़ रहे कुड़ रहे कुड़ रहे कुड़ रहे, फ्लाइट तो नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, हमने पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन खत्म हो गया। अब गोविंद जी कहते हैं सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक चल रहा है, सिंपैथेटिक, क्योंकि अंदर कोई ट्रिगर हो रहा है, अंदर कोई भी कैसा ट्रिगर हो रहा है। हम सबकी स्थिति, गोविंद जी तो एक एग्जांपल की बात ही कह रहा हूं। तो अगर हम तुरंत हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता तो पोजीशन नहीं थी। अब वो लंबे समय तक चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिनको हम कहते हैं षड रिपु चल रहे हैं, लगातार द्वंद चल रहा है, लगातार द्वेष चल रहा है। बाहर निकले तो अड़ोसी पड़ोसी चल रहा है, ऑफिस में गए तो बॉस सबोर्डिनेट चल रहा है, सबोर्डिनेट बॉस चल रहा है। ना तो हम भाग सकते और ना हम फाइट कर सकते। तो हमारा जो बीपी लेवल, हार्ट बीटिंग लेवल, हमारा सभी कुछ बिखरा हुआ है। जीवन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो ही नहीं रहा है। तो आपको जब भी समय मिले, हाँ कुछ ऑब्वियस है, जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है उनको आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा अब करिए, सभी 2 मिनट के लिए सभी चीजें छोड़िए, आंखें बंद करके, और राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, श्वास को भरिए बहुत ही धीरे धीरे, लंबी गहरी श्वास, श्वास को छोड़ते भ्रामरी कर सकते हैं या नहीं भी करें, लेफ्ट से लीजिए लेफ्ट से छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो गया। दिन में अधिकतम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, खाने वगैरह का समय तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कर लिया, सूर्य को जगा दिया, पिंगला को जगा दिया, और रात का समय हुआ चंदा मामा आ गए। बस इस लाइन को ही तो पकड़ना, चंदा मामा आ गए, प्रकृति में ठंडक होगी, हमने अपने सूर्य को अधिकतम जगा लिया, बस ये है हमारा स्वर योग। हम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव, हम फास्ट तो बहुत हो गए, हमने चंद्र को खींच तो लिया, सिर तो ढक लिया, लेकिन पैर रह गए, चंद्र तो है जितनी है, ठीक है ना। तो ये जो इम्बैलेंसिंग है हमारे जीवन का, ये हमारे बीमारियों का कारण है। मैं थोड़ा सा आपको पीपीटी से शेयर करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको आगे लेते हैं। तो एक चीज तो हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये फार्मूला तो सब जगह काम आएगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। युक्त आहार, ये छठे अध्याय का 17वां श्लोक, ये तो रामबाण है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका जो योग है वो दुखों का निवारण करने वाला कब बनेगा, व्हेन एवरीथिंग इज इन बैलेंस, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। युक्ति पूर्वक मीन्स क्या है, स्वर के अनुसार जिए, दिन में चंदा अधिकतम, रात में अधिकतम सूर्य है, और थोड़ा ध्यान करेंगे, पांच महाभूत से जुड़े रहेंगे, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इनसे जुड़े रहेंगे, है ना। इनको जो करने के तरीके है ना,
एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत चाहिए, समय बहुत चाहिए, कोर्स बहुत इंटेंस है, इसको खूब बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तो ये हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारी सेल्स कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चले गए हम लोग, तो हमारा जो वेगा है ना, ये वेगस नर्व सबसे बड़ी वॉन्डरिंग नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, ये बिल्कुल, ये देखिए हमारी स्थिति क्या होती है, ये हमारी स्थिति है। ऊपर से तो ऐसे नहीं दिखते, ऊपर से तो सब अच्छे थे, हस्बैंड वाइफ, बॉस सबोर्डिनेट, अड़ोसी पड़ोसी, नेबर्स, तो अंदर से हमारी स्थिति ये है, ठीक है ना। तो तरीका क्या है इसका, दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा आप समझ लीजिए। पहली गलती तो है संस्कार धानी, मेरा इसके ऊपर बहुत काम है, मैं इसके ऊपर बहुत देखता रहता हूँ, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ, और परमात्मा से कृपा से मेरी नजर ही वैसी होगी, मुझे तो देखते ही वो सब चीजें जैसे दिखने लग जाती है, उस तरह का सिस्टम हो गया। कोई जाति क्यों कैसे आगे बढ़ गई, क्यों कैसे प्रोग्रेस कर ली, हमारा जो जोधपुर है, जैन समाज का बड़ा गढ़ है, या हमारे मेरे एरिया के एमएलए भी जैन ही है, ठीक है ना। आजादी से पहले भी ये बहुत पैसे वाले थे, धनाढ़ थे, आज भी वही स्थिति है। करीब 40% इनकम टैक्स इंडिया का ये लोग देते हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी, 1.6%। बड़े अच्छे इनके एरिया है, बड़े अच्छी इनकी लोकेलिटी है, इनकी कॉलोनी भी बहुत सुंदर है, ठीक है ना। कैसे ये बढ़ते हैं, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, इनके घर में गुरु का स्थान है, गुरु का गुरु का स्थान है, बड़े विनम्र होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये एक दो दिन तो इसी में निकल जाए भले। मैं एम्स में कराता था योग, तो जैसे बैठ, मैं तो आराम से जल्दी पहुंचता, बैठ जाता था ध्यान के अंदर, बच्चे लोग आते रहते, कोई आते रहते, जब देख लेता हूँ आगे तो फिर मैं शुरू कर देता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मैं ध्यान में बैठा था, और किसी ने आके मेरे पैर छुए, एकदम मैं उठ गया। मैं तो दूरी रखता हूँ किसी से, ये आशा करते हैं, मैं साधारण मानवी। वो डॉक्टर लोढ़ा सर थे, जैन है, आप शैलेश लोढ़ा को भी सुनते हैं ना, अब तो उल्टा चश्मा से निकल गए वो, भाई वाह वगैरह में कई में आते, ये भी मेरे पड़ोसी रहे हैं। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कि नहीं नहीं सर, पैर तो छुए नहीं। वो एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी के है ना एक तरह से, फिर उनकी मिसेज ने भी छुए, बच्ची ने भी छुए, मतलब उनमें एक श्रद्धा और इतना है समर्पण, मत पूछिए, आप मानेंगे नहीं। छोटे छोटे संस्मरण सुनाता हूँ आपको। एक दिन वो मेरे को बोले कि सर आप इस क्लास के बाद में थोड़ा रहेंगे क्या ये यहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ, आज डायरेक्टर सर है नहीं, तो मैं फ्री हूँ। मैंने कहा काम बताइए। कि बिटिया कोटा गई, हमारे यहाँ पे क्या होता है, 10th पास करके कोटा भेज देते हैं, नीट वगैरह आईआईटी की तैयारी के लिए, कोटा बहुत बड़ा हब है। तो उस बच्ची ने 10th किया था, उस समय माँ बेटी सब आते थे योग करने। तो वो बिटिया पहली बार कोटा से आ रही है बस स्टैंड पे, तो मैं उसको गाइड कर रहा हूँ कि पहले वो एम्स से आ जाए, अब आपसे आशीर्वाद ले ले, फिर हम घर जाते। अरे मैंने कहा मेरे से आशीर्वाद ले ले, मैं तो पहली बार ये शब्द सुना। हम्म? अब क्या करेंगे, चुप रहो, जैसे वो गाइड फिल्म का देवानंद है ना, किसी ने चद्दर डाल दी बाबा बना दिए, तो हम हमें चुपचाप बैठे रहो भाई, देखो पहला मौका था जीवन में, किसी ने ऐसा कहा, पुरानी बात है। फिर वो बिटिया आई, आकर के बोली सर, कोटा जाने से पहले मैं और मेरी मम्मी वगैरह सब आते थे, आपने ये जो कराया योगा वगैरह, वो हम ऐसे कर रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं, हमारे को ये फायदा है, अब आप थोड़ा आगे गाइड करें। तो मेरे को पहली बार लगा कि मेरी बात को भी कोई सिंसियरली सुन रहा है। तो मेरे तो चारों तरफ कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो मेरी भी रुचि बढ़ी, फिर मैंने उसको बहुत अच्छे टिप्स भी दिए, तो मेरे को लगा ये टिप्स तो बच्चों के कंसंट्रेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। भाई आप चिन्ह मुद्रा के लगा के रखो, थोड़ा कपालभाति करो, एब्डोमेन ब्रीदिंग करो, थोड़ा रिलैक्स रहो, कॉन्फ्लिक्ट कम हो, दिमाग ज्यादा से ज्यादा भटके नहीं, रात को ही शवासन का वीडियो लगा लेना, नेचुरल है उसका, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होना ही था, उसकी एमबीबीएस भी पूरी हो गई होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बच्चे अगर कर ले तो आम, अरे इसका तो एमबीबीएस में हो गया, गए काम से, ठीक है ना, बड़े अभिमानी हो गए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इससे जुड़ी हुई है। राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया विवेकानंद केंद्र एक प्रतियोगिता चलाता है, उठो जागो प्रतियोगिता।
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले तब तक रुको मत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधात। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, ये उपनिषदों के वाक्य, लेकिन विवेकानंद जी का प्रिय वाक्य, उठो जागो रुको मत जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। तो ये स्कूल कॉलेज में प्रतियोगिता कराते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उनमें से कुछ लड़के सेलेक्ट करते हैं, फिर स्टेट लेवल पे कुछ लड़के सेलेक्ट करते हैं। उन सब लड़कों का जोधपुर के अंदर एक, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम था। ऑल ओवर इंडिया की उनकी हेड निवेदिता दीदी, पद्मश्री निवेदिता दीदी भी आई हुई थी, और मेरा भी था प्रोग्राम, मेरा लेक्चर था। तो मैंने कहा भाई हम तो देखो बाबा नानक और कबीर इनके गुरु बुद्ध के भक्त हैं। मैंने बुद्धिज्म में डिप्लोमा और विपश्यना वगैरह कर रखे थे, तो मेरे ऊपर वो आवरण तो रहता ही रहता है। बाबा नानक गए जब पुरी पुरी में जब गए, तो वो पंडित जी ऐसे वो अर्घ दे रहे थे सूर्य को। नानक ने पूछा कि क्या कर रहे हो, कि मैं अपने सूर्य को पानी दे रहा हूं। तो नानक पश्चिम की तरफ मुंह करके पानी देने लग गए। तो पंडित जी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, कि पश्चिम की तरफ मेरे खेत है, मैं उनको पानी दे रहा हूँ। जब तुम्हारा पानी सूरज तक भी चला जाएगा तो मेरा पानी मेरे खेतों तक भी चला जाएगा। हमारी ऐसी सोच थी, हम इस तरह से समझाते थे। एक कहानी मैंने सुनाई जो आपको सुनाता हूँ, बड़ी अद्भुत कहानी है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। बाकी दारा सिकों वगैरह बुद्धिमान लोग थे, उनकी गर्दन वगैरह कटा दी, घुमाया, क्या किया। औरंगजेब रोड पे हैं अभी भी हमारे दिल्ली में। पिता को जेल में डाल दिया। काल कोठरी में है शाहजहां, एक छोटी सी खिड़की खुलती है, उधर यमुना बह रही है, सर्दियों के दिन है, और 5-6 बजे होंगे, और कड़ाके की ठंडी में नंगे बदन, दिल्ली की ठंड, और उसमें वो कैसे ऐसे पानी से कुछ कर रहे हैं। तो शाहजहां ने उस सिपाही को अपने कहा कि मेरा एक थोड़ा काम तो कर दे, कर क्या रहे हैं? मेरी उत्सुकता हो रही है। दूसरे दिन सिपाही आया, हंस रहा था, अरे अरे साहब ये तो काफिर है, काफिर है। ये क्या कह रहे हैं, हम अपने पितरों को पानी दे रहे, पितरों, और पानी तो नीचे गिर रहा है, पितर कहाँ है तुम्हारे, सूर्य का तर्पण करें, सूर्य तो कितना ऊंची पे। हंस रहा था वो, बड़े काफिर है। शाहजहां बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, उसके आंखों में आंसू आ गए कि तुम इस सनातन को नहीं समझ सकते। ये संस्कार धानी है। ये शाहजहां ने शाहजहांनामा में लिखा है, ये पिसरे तू अजब मुसलमानी, वह पिदरे जिंदा आप तरसानी। ये मेरे लड़के तुम कैसा मुसलमान हो, अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसाता है। आफरीन हिंद बार, मैं उन इस हिंदुओं की 1000 बार तारीफ करता हूं। आफरीन, आफरीन, आफरीन हिंदवान सदबार, मैं देहद पिदरे मुर्दारा, जो अपने मुर्दों को भी पानी देते हैं। अगर ये संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए होते, तो मेरा बच्चा एक फूटी सी मटकी रख रखी थी, और कहते हैं पानी का लोटा उसके हाथ से छूट गया, वो भी किसी ने उठा के नहीं दिया था। अगर है ना मुर्दों को ये तर्पण सिखाते ना, बच्चों को ऐसा देते ना, मतलब मैंने ये भाषण दे दिया, तो उसके बाद में सॉरी दीदी ने ये कहा था, निवेदिता दीदी खड़ी हुई, उन्होंने कहा ये आप जैसे समझ रहे हो ना, ऐसे सनातन नहीं है। शाहजहां की कहानी उन्होंने सुनाई थी। ये संस्कार धानी है। यहाँ हर चीज का महत्व है, हर चीज का महत्व है। When knowledge falls in weak hands, it loses its value. हमारे जैसे बेवकूफ लोगों के हाथ में ये नॉलेज आ गया, पराधीन गुलाम मैकाले के गुलाम लोगों के हाथ में आ गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। और स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया था, अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिए उन्होंने छलांग लगाई समुद्र में आकर के। रॉक हिल पे गए विवेकानंद, उस रॉक हिल पे जाके बैठे, तपश्चर्या की 3 दिन तक। उनको समझ में आया ये इंडियंस, ये हिंदुस्तानी, ये हिंदू तुम्हारे भाई तुम्हारी बात को नहीं समझेंगे। ये तो मैकाले को ही धर्म समझ बैठे हैं, उसी को ही बड़ा बुद्धिमान समझ बैठे हैं। तुम्हें कोई बात कहनी तो अमेरिका जाओ। जब अमेरिकन कहेंगे, वहां की टाइम्स मैगजीन छापेगी कि एक ऐसा सन्यासी है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, तो हमारे लोग भी उस संस्कृति को पढ़ेंगे। जब योग वहां जाएगा, वहां से रिटर्न होकर योगा आएगा, तब ये
लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद वहां गए थे। पराधीन रहे ना, मतलब। तो जब दीदी ने मेरे को डांटा एक तरह से, तो मैं समझ गया। उसके बाद में मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं कई दिनों तक तो कहीं जाता ही नहीं, मतलब। ये संस्कार हमारे पास में आते हैं कि बच्चे के बच्चा हाइपर है, क्या करोगे? पादस्तासन कराएंगे, नीचे झुकने का। पहले खुद के पैर छुएगा, फिर आपके भी पैर छुएगा। झुकना तो सीखे, ठूठ बना दिया उसको। हम्म? जो तन कर खड़ा रहा, उखड़ गया जमीन से, वाकिफ न था वो पेड़ हवा के मिजाज से। नानक नन्हे बनी है जो नन्ही सी दोब, बड़े बड़े उखड़ जात है। और दोब दोब की दोब वैसी की वैसी रह जाती है। तूफान आता है, थोड़ी झुक जाती है, निकल जाते हैं। तो ये जो हमारे हमारे को अपने थॉट कल्चर के ऊपर हमारे संस्कारों को वापस जिंदा रखना पड़ेगा, सही संस्कार देने पड़ेंगे। ठीक है ना? अद्भुत है, देखिए ना, आज भी लोगों के समझ में नहीं आ रही है, आज भी समझ में नहीं आ रही है। औरंगजेब को लेके बैठे हुए हैं। हमारे प्रतीक कौन है? हम क्यों रामायण पढ़ते हैं? सारा खेल त्याग का है, आप समझिए बात को। योगेश्वर कृष्ण समझाते हैं गीता के, त्यागात शांति अनंतरम। अगर किसी को स्पॉन्टेनियस शांति चाहिए तुरंत, अनंतरम, अनंतरम स्पॉन्टेनियस, त्याग से मिलेगी। मेरा किसी के ऊपर कितना अधिकार है, मेरा उसके प्रति त्याग कितना है। और हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। देखिए ना, एक सिंहासन है, औरंगजेब के पास है, बाप जेल में है और भाइयों को कटवा के मर दे, गले काट कर। एक संस्कृति है, दो भाई है, भरत और राम। विवाद नहीं हुआ है, संवाद हुआ है। वो कहता है भाई ये सिंहासन आप ले लो, वो कहता है भाई नहीं आप ले लो। संवाद हुआ है। और आखिर उस सिंहासन की कीमत क्या रही? पैर की जूतियों के बराबर। ये है इसलिए हम राम की पूजा करते हैं, औरंगजेब की पूजा नहीं कर सकते। और औरंगजेब की जहां पूजा होगी वहां शांति हो नहीं सकती। जैसा आपका आदर्श होगा ना, वही तो आप बनेंगे, वैसा ही तो आपके अंदर रूप आएगा। तो ये हमें अपने संस्कारों पे काम करना है, सभी चीजों पे काम करना है। तब जा करके ये जो समस्या है हमारी बीमारी की, अब अच्छी तरह समझिए, ये हमारी जो बीमारी की समस्या, हम उधर कोई साइकोलॉजिकल कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तब जाके हमारी वेगस नर्व एक्टिविटी थी। अब मैं आता हूं आपके पास में, जो हमारी हमारा जो ग्रंथ है वो क्या बोलते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटी सी किताब है, तैत्तरीय उपनिषद। मैं आपको पिक भेज दूंगा। तैत्तरीय उपनिषद के दो पात्र हैं, वरुण और भृगु। अच्छी तरह समझिए, वरुण पिता है और भृगु लड़का है। ये उसका नाइन्थ भृगुवली है, छोटी सी किताब है, नाइन्थ चैप्टर के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जो शिव स्वरोदय के अंदर तत्व है, वो हमारे उपनिषदों में, वेदों में ब्रह्म है। और हर साधक, हर ज्ञानी लड़का, सन्यासी का एक ही प्रश्न होता है, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। ब्रह्म का मतलब हाईएस्ट रियलिटी, जिसको जानने के बाद में कुछ जाना शेष ही नहीं रह जाता, है ना? और जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, हाईएस्ट रियलिटी। समझे आप बात को? तो पिता कहते हैं उसको, वरुण कहता है भृगु को, नासा लेबोरेटरी में जाओ भाई, रिसर्च करो। हमारे रिसर्च का मतलब क्या होता था? स्वयं को जानो, जंगल में जाके साधना करो। जब हम स्वयं को जानते हैं ना, तो सारी चीज क्रिस्टल क्लियर लगने लग जाती है। शिव स्वरोदय में आपको क्या मिलेगा? शिव स्वरोदय में आपको साक्षी का अभ्यास होने लगेगा। पानी पिया, वापिस अंदर आ गए, चंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, श्वास पे आ गए। जितने गुरु लोग मिलेंगे ना, वो आपको क्या कहते हैं? वर्तमान में आओ। हम होते क्या, पास्ट के अंदर जो दुख हुए उसी को लेकर के अभी चबा रहे हैं। फ्यूचर में क्या आएगा उसी में रह रहे हैं, वर्तमान में हम कुछ रहते नहीं है। शिव सरोदय आपको बार बार श्वास पे लाएगा, बार बार आपको श्वास पे लाएगा, है ना? सोहम कर लीजिए थोड़ा सा,
है ना। रात को अभी थोड़ा सा ओमकार ध्यान कर लीजिए, खाने के समय सूर्य को चला लीजिए, पीने के समय चंद्र को चला लीजिए। थोड़ा सा माइंड जैसे डिस्टर्ब हुआ, कौन सा स्वर चला उसको बंद करके चंद्र को चला लीजिए। एब्डोमेन भी आपको बांधे रखेगा, आपको साक्षी भाव लाएगा आपके अंदर। वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा जिएंगे। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आनंद है। तो जैसे ही वो ध्यान पे गया, वहां पे आकर के लौटा वो भृगु, और अपने पिता को कहा, अन्नम ब्रह्मो बेजानियात। ये जो सारा संसार है ना, ये अन्न का बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ स्टफ, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना, मिट्टी से ही पोषण होता है और मिट्टी में मिल जाता है। अन्नम ब्रह्मो बेजानियात। ये सारा खेल संसार किसका है, अन्न का है। उसका पिता कहता है वेरी गुड वेरी गुड, और रिसर्च करो। फिर आता है दो चार कि नहीं नहीं नहीं, इस अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश है। प्राण है तो ये शरीर है। प्रथम प्राण और अंतिम प्राण के बीच के स्पान को हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। ये प्राण है, ये स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर क्या है, प्राणम बेजानियात। ये प्राणो ब्रह्म बेजानियात, ये प्राण है वो ब्रह्म है। उसका पिता कहता है वेरी गुड, तुम और रिसर्च करो। फिर हो जाता है, फिर आता है कि नहीं नहीं नहीं, इस प्राण के ऊपर क्या है, मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। ये मन है ना, ये डिसाइड करता है कि आप बंधन में फंसोगे या लिबरेट होंगे। अच्छी तरह समझना है इसको। ये डिसाइड कौन करता है, ये मन करता है कि आप फंसोगे या लिबरेट होंगे। तो ये स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश है, ये अन्न का, मिट्टी का, स्टफ का बना हुआ। इसके ऊपर प्राण में है जो उसको गवर्न करता है, उसके ऊपर ही मनोमय कोश है। अच्छा अच्छा, पिता कहता है वेरी गुड, तुम और रिसर्च करो। कुछ दिनों बाद में आता है कि नहीं नहीं, इसके ऊपर विज्ञान है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि। बुद्धिर्तेषाम अधिको विशेष। बुद्धि विहीन नर पशु समान। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत नर पशु भी। आहार निद्रा भय मैथुन प्रजनन, ये तो पशु में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। डिफरेंस क्या है, बुद्धिर्तेषाम अधिक, ये विवेक, डिस्क्रिशन पावर, क्या गलत है और क्या सही है, विवेक। ये विवेक किसमें होता है, विवेक मनुष्य में होता है। अगर है तो वो मनुष्य है, नहीं तो पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य, इज कॉमन। बुद्धिर तेसाम अधिको विशेष। बुद्धिर तेसाम अधिको विशेष। अगर हमारे पास में डिस्क्रिशन पावर सही है तो हम मनुष्य है। तो वो कहता है विज्ञान में कोश है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिक्चोरियल से आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट पिक्चोरियल से दिखा देता हूँ। तो पहले वाक्य कहता है अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश के बाद में वो कहता है नहीं, अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश है। आपको पिक्चोरी से मैंने बताया, जैसे ये है नीचे, ये जो है अन्नमय कोश है, उसके ऊपर प्राण का आवरण है, प्राणमय कोश है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर वो कहता है मनोमय कोश। इसके ऊपर एक मन है, मन का कोश है, जो डिसाइड करता है कि आप फंसोगे या मुक्त होगे। ये आप बीच में है, आप संसार की तरफ जाओगे फंसोगे, आप संसार से दूर जाओगे ईश्वर की तरफ मुक्त होगे। ओके, मनो ब्रह्मेति व्यजानात। फिर उसका पिता कहता है तुम और जाओ रिसर्च करो। तो कहता है नहीं, इसके ऊपर विज्ञान में कोश है, डिस्क्रिएशन पावर है। ठीक है ना, ये अन्नमय कोश, इसके ऊपर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के ऊपर मनोमय कोश। ये शीत है, एक तरह से आवरण है ना, इस तरह से आवरण है, एक दूसरे के ऊपर ये आवरण है। अब क्या होता है, वो आता ही नहीं है। अब वो भृगु लौट के नहीं आता है। भृगु लौट के नहीं आता है, तो उसका पिता बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अरे तू आया ही नहीं है, तूने बताया ही नहीं। उसको हिलाता है तो अरे वो तो बड़ा मगन हो गया, वो तो उसकी तो स्थिति और हो गई, बड़ा अलौकिक पुरुष हो गया, तो बिल्कुल ही अलग हो गया। उसको हिलाया, अरे तू आया ही नहीं, तूने बताया ही नहीं। तो क्या, किसको बताऊं, किसको बताऊं, कोई दूसरा हो तो बताऊं।
अगर मैं इस जेब का रुपया इस जेब में डालूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बुदबुदे कल्पित है, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां। चलिए, तो ये है हमारी स्थिति। इस तरह से वो उसने यहाँ पे आत्म तत्व में वो पहुंच गया, जहां भेदा भेद खत्म हो गए। अब हुआ क्या, हमारे शास्त्रों में बहुत साल पहले ये व्याख्या हो गई थी, बता दिया था, ये जो शरीर आपको ऐसा दिख रहा है ना, स्थूल, ऐसा नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ लेयर्स। ये लेयर्स का बना हुआ है। ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश को दो तरह से समझ सकते हैं आप, शीत को, उसको दो तरह से समझ सकते हैं। उसका उल्टा भी शीत बना करके, जैसे ये ऐसे भी समझ सकते हैं। ये इस तरह से भी पिक्चर को समझ सकते हैं। ये अन्नमय है, इसके अंदर समझने के लिए प्राण में, प्राण के अंदर मनोमय, ज्ञान में, आनंद में। और ये है किस तरह से, ऐसे सबसे पहले हमारा ऊपर है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और ये हमारा आत्म तत्व। इस तरह से इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अब इसको मान्यता नहीं मिली। इसको माने कौन, आप बताइए। अगर इसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तो मैकाले वाले ग्रुप था पूरा, उन्होंने कहा कैसे, ये तो स्थूल शरीर है, इसमें भी कोई और परतें हो सकती है क्या? और चूंकि हमारे पास में साइंस का आधार था नहीं, हम परतंत्र रहे, एक्सप्लेन नहीं कर सके। लेकिन भगवान भला करे, किरिलियन का एक रशियन साइंटिस्ट आए, किरिलियन, है ना, किरिलियन ने एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव कैमरा बनाया, जिससे ये ऑरा के वगैरह के चक्रों के सबके पिक्चर ले सकते हैं। जब ये किरिलियन ने कहा, आभा मंडल का रूप दिया इसने, किरिलियन साइंटिस्ट ने, कि हमारे बॉडी में इस तरह के लेयर्स है, इस तरह के लेयर्स है। जब भी बॉडी के ऊपर कोई फॉरेन अटैक आता है, कोई बीमारी आती है, तो 6 महीने पहले ही ये आभा मंडल हमारा विकृत होने लग जाता है। उस आभा मंडल को, उस चक्रों को आप पहले बैलेंस कर लो, तो आपका वो आई बला टल गई। तो केरलियन आने से हमारे इस ज्ञान को मान्यता मिली। अब ये ज्ञान क्या कहता है, अब इसको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल समझिए। इस ज्ञान से मतलब क्या है, मैंने आपको क्यों बताया? मैंने आपको ये बताया कि तीसरा पार्ट है साइकोसोमेटिक डिजीज। कौन सा है? तीसरा पार्ट है साइकोसोमेटिक डिजीज। ये हमारा जो आत्म तत्व है, ऐसे समझिए, ये हमारा आत्म तत्व है ये। ठीक है, ये आत्म तत्व है हमारा, प्रकाश है। हम क्या है? प्रकाशवान है। हम क्या है? प्रकाशवान है। ठीक है। इसके ऊपर जन्म जन्मांतर के जो क्लेश है ना, ऐसी चिमनियां लगी हुई, चिमनियां लगी हुई, प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है। मैंने शायद बताया होगा पतंजलि महाराज के, कि भाई दूसरे अध्याय का 52 श्लोक है शायद, कि ये प्राणायाम से क्या होगा, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के सिद्ध होने के बाद हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम से क्या होगा? तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक है, बहुत ही, कि आप प्रकाशवान हैं, लेकिन आपके ऊपर राख पड़ी हुई, जन्म जन्मांतर का ये ऊपर आपके ये ढक्कन लगे हुए, वो प्रकाश रूप प्रकट नहीं हो रहा है। और प्राणायाम
इतना ब्यूटीफुल श्लोक ये नहीं कहता कि ठक से कोई पर्दा हट जाएगा, वही कहता है तत् क्षीयते, वो धीरे 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 क्षीण होगा, धीरे धीरे क्षीण होगा वो पर्दा, और फिर वो प्रकाश का रूप प्रकट हो जाएगा। उगड़िया घूंघट पट हो गया एका, आपन आप देख, अपना रूप खुद का प्रकट हो जाएगा, है ना, ये करेगा आपका। तो ये जो हम उसमें राग के जन्म जन्मांतर की हमारे ऊपर जो परतें लगी हुई है, तो हमारा प्रकाश स्वरूप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि आप रात को जंगल में, रात को घर से बाहर मैं जा रहा था, अब इसकी उपयोगिता समझिए। मैं रात के समय घर से बाहर जा रहा था, ठीक है, तो मेरे को किसी ने गाली दे दी, पड़ोस पड़ोस में कोई लड़का है, उसने गाली दे दी। ओके, अब देखिए उसका प्रभाव कहाँ पे आता है, मनोमय कोश। ये मेरा मनोमय कोश है, समझना, इस विज्ञान को समझना, ये मेरे मनोमय कोश के ऊपर वो बात का इफेक्ट हुआ। तो मेरे मन ने क्या किया, विज्ञान को पूछा, विज्ञान के ऊपर सब ज्ञान पड़ा है, डेटा पड़ा है, सब कॉन्शियस पड़ा हुआ है। तो मेरे ज्ञान ने क्या कहा, मेरा विवेक, मेरी शिक्षा, मेरा विवेक क्या होता है, मेरी शिक्षा, मेरे संस्कार और मेरी संगत, जो भी नाम दे, ये मेरे सही थे। तो उन्होंने मेरे को, अरे ये तो पागल आदमी है, ये तो दारू पिया हुआ है, अपने बाप को भी गाली देता है। अरे अच्छा अच्छा, मैं तो हंस करके निकल गया, लिबरेट, ठीक है, फिनिश। लेकिन मेरी शिक्षा, संस्कार और संगत सही नहीं थी, मेरा अहम जगा हुआ था। अरे मैं रिटायर्ड थानेदार, मेरे को कैसे कह दिया, मेरे को कैसे कह दिया। और उसने एक गाली दी, मैंने उसको 10 गाली दे दी, ठीक है ना। और गाली देने के बाद में मैं गया नहीं घूमने, घर आ गया, घर आया, और अब मैं सबको घंटियां कर रहा हूं, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे गाली दे दी, बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं, ठीक है ना। अब मेरा श्वास फूल रहा है। तो जो मन के ऊपर विकार आया, मेरा विवेक सही नहीं था, अच्छी तरह समझना, मेरा विवेक, डिस्क्रिशन पावर सही नहीं था, तो उसने मेरे प्राणमय कोष को हिला दिया। अब क्या हुआ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो इसने मेरे स्थूल शरीर को, अन्नमय कोष को भी हिला दिया बुरी तरह से। अब रात हो गई है, मैं बार बार पेशाब करने जा रहा हूं, बार बार जा रहा हूं, घर वाले कहते हैं क्या हो गया, इनको भूत लगे, चुप, तुम समझते नहीं। अब मैं सो नहीं पा रहा हूं, छटपटा रहा हूं। उसके तो एक पुलिस वाला जान पहचान, अरे मैं तो थानेदार, जा मैं अरे लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उसको तो सबक सिखाई देंगे। कौन किसको सबक दिखाएगा, मैं शरीर हो गया ना, मतलब अहंकार जगा हुआ। देखिए कैसे पतन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब पूरी रात में छटपटाता रहा, जो मन के स्तर पर आया था, एक धी, धी मेरी बिगड़ी थी, बुद्धि बिगड़ी थी, जिसको कहते हैं आधी। धी में जब विकार आता है उसको कहते हैं आधी। अब वो धी बिगड़ी मेरी, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन सही नहीं था, मेरी शिक्षा, संगत, संस्कार, मेरा अहंकार गलत था। तो उसने क्या किया, मेरे प्राण में कुछ, मेरा श्वास उखड़ गया, और मेरा स्थूल शरीर, अब क्या हुआ, पूरी रात में छटपटाता रहा, वैसी नींद नहीं आई। अब मैं सवेरे उठा तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, मेरा शुगर बढ़ा हुआ था, मेरे को इंसोम्निया हो गई, अब मेरे को कब्ज हो गई, वो रोज जैसी फ्रेशनेस नहीं है, मैं चिड़चिड़ा हो गया। अब वो अगर चीज लंबे समय तक चलती रही तो ये सब बीमारियां हो जानी है। मैं डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने, डायबिटीज, हाँ डायबिटीज, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, हाँ सबका सबका, हाँ डाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, हाँ इसका भी कर। नींद थोड़ी आ गई, नींद की वगैरह के ऐसे के डॉक्टर साहब ने बोतल पकड़ा दिया, पूरा थैला पकड़ा दिया, किसने, डॉक्टर साहब ने। अब आप थोड़ा सा समझिए उस चीज को, प्रॉब्लम कहाँ आई थी, प्रॉब्लम आई थी मनोमय कोष के ऊपर। कहाँ पे आई थी, मनोमय कोष के ऊपर, विज्ञान में कोष के कारण। रिफ्लेक्शन कहाँ आया, स्थूल शरीर पे, अन्नमय कोष के ऊपर। डॉक्टर ट्रीटमेंट किसका कर रहा है, अन्नमय कोष का। बीमारी कहाँ पे है, मन कहाँ है, एवरीवेयर इज माइंड एंड नो वेयर इज माइंड। मन कोई ऑर्गन होता तो डॉक्टर डाइसेक्शन वगैरह कर लेते, उसका एग्जामिनेशन कर लेते। इलाज किसका कर रहे हैं, शरीर का, स्थूल शरीर का। बीमारी कहाँ पड़ी है, मनोमय कोष की। पत्तों को पानी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पत्तों को पानी दे रहे हैं, और बीमारी कहाँ है, जड़ पे। चीज कहाँ गुमी थी, कानपुर में, और ढूंढ कहाँ रहे हैं, नागपुर में। कभी इलाज होगा, कभी इलाज नहीं होगा, और होता ही नहीं है।
कभी इलाज होता भी नहीं है। मेरे तो जगह जगह लेक्चर होते, बहुत साल पहले जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन बहुत बड़ा है, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना था, तो वहाँ पे मिस्टर दहिया दहिया थे या दायम डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को बुलाया था। तो मैंने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, हम तो जाते हैं वहाँ, फिर बाद में कोई नहीं बुलाता कि उनके अगेंस्ट में बोल देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठे हैं, वहाँ के हेड वगैरह सब बैठे थे वहाँ पे। इन डॉक्टर साहब ने लाखों लोगों का बीपी का, डायबिटीज का इलाज चल रहा है। इनके लड़के भी डॉक्टर है, मान लीजिए वो भी करें, इनके पिताजी भी डॉक्टर, उन्होंने किए, लाखों लोगों का अब तक कर लिया। मुझे एक बता दे, एक आदमी जिसकी उन्होंने बीपी ठीक कर लिया हो, जिसका उन्होंने डायबिटीज ठीक कर लिया हो, एक बता दे सिर्फ। ऐसे आदमी को कौन बुलाएगा? आयुर्वेद में, योग में हम कहते हैं भूख एक व्याधि है, भोजन द्वारा उसकी चिकित्सा करो। भूख लगी, दो रोटी खा ली, बस बस बस। अरे कुछ थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कि अभी 9 बजे खाना खाना शुरू किया था, दूसरे दिन की भी रात होगी खा रहे, तीसरे दिन का भी दिन हो रहा खा रहे, पहले 2 खा रहे थे, अभी 4 शुरू कर दिया, अब 6। ऐसे थोड़ी होता है। भूख लगी, 2 रोटी थी, 4 रोटी थी, खा ली, फिर इस व्याधि का इलाज हो गया। यहाँ तो 1 mg से करते 100 mg तक पहुंच जाते हैं। फिर कभी किडनी उड़ गई, कभी लीवर उड़ गया, कभी फेफड़ा उड़ गया, कभी हार्ट उड़ गया, आईसीयू से होकर के ऊपर चले गए। इलाज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बीमारी थी मनोमय कोष के ऊपर। हमें अपने मनोमय कोष को वर्क करना है, हमें अपने अहंकार को गिराना है, हमें अपने शिक्षा संगत संस्कार को अच्छा बनाना है, तब जाकर के हम निरोग बनेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैं अभी यही इसको करके क्लोज करता हूँ। तो इस तरह से आपको एक बार दिखा के, ये है किरलियन साइंटिस्ट आने से ये हमारे सब चीजें हमारी क्लियर हुई। ठीक है ना? नहीं तो फिर हमारे जैसे जो जगह जगह जाकर के भाषण दे देते हैं, है? कि हम तो बुद्ध की इस बात को मानते हैं, हम सभी अच्छे हैं, बुद्ध आदर्श है, कबीर आदर्श है, सभी लोग हैं, लेकिन उसको समझना एक अलग चीज है। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा एक चैप्टर हमारा ये पूरा हुआ। ठीक है? तो ये है इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी। ज्ञान, ध्यान, योगाभ्यास, शांति, चिंतन, सबको सही करना पड़ेगा। नहीं तो हजारों गुना डॉक्टर हो गए, हजारों गुना हॉस्पिटल हो गए, और पेशेंट 1000 गुना और बढ़ गए। कोई गांव में तो जान, एक गांव में दूर, हमारे अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया मेरा गांव, एक हॉस्पिटल होता था, कभी काम ही नहीं पड़ता था। ठीक है, कोई किसी की इमरजेंसी होगी तो बड़ा सुखी जीवन था। अभी तो कोई बीमार, बिना बीमारी के घर ही नहीं है, मतलब एक तरह से जिसको देखो डायबिटीज वगैरह। खैर अब लंबी चर्चा नहीं करेंगे, मैं इसको यहाँ समापन करता हूँ। और आपके जो